मैं आगे बढ़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक अब ऐसी बातें की जा रही हैं जो कुछ एक साजिशी सोच की तरफ इशारा करती है, और ये बात सिर्फ पाकिस्तान ही की सतह पर नहीं हो रही है, आलमी सतह पर भी हो रही है। मसलन लुइस हार्बर जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप अमेरिका के वकील भी हैं, कनाडा की, और इस नॉर्थ अमेरिका में जो उनके काम भी है अदालत के बारे में, कानून के बारे में और इंसानी हकूक़ के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह हैं। अब उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा और तकरीर भी की है जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस, जनरल्स एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, यानी इंटरनेशनल कवानीन वगैरह। अब ये इशारा उनका पाकिस्तान के हालात पे है कि जजेस और जनरल्स, अब जो जनरल्स अब तक पाकिस्तान में किरदार अदा करते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, कि जब भी जमहूरियत डीरेल हुई है, अलग उसको ख़त्म किया गया, तो फ़ौज ने किया और उस फ़ौज के हर मौक़िफ़ को, इस गैर आइनी इक़दाम को अदलिया ने उसकी तौसीक़ की। आज क्या ये खेल दूसरी तरह नहीं खेला जा रहा? ये शक किया जा रहा, बात कही जा रही है। आप क्या साजिश को समझते हैं कि इस तरह कुछ महसूस होता है आपको? नहीं, देखिए सकलैन, मैं समझता हूँ कि फ़ौज जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तनाजुर में बिलखसूस अदालत की मोहर तस्दीक के बग़ैर मार्शल लॉ नहीं लगा सकती। मोहर तस्दीक हमेशा मार्शल लगने के बाद मिला है। हाँ, बाद मिला है, लेकिन मोहर तस्दीक इस दफ़ा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, बहरे हिंद में फेंक दी है। ये तो हालात बताएंगे ना, अगर फ़र्ज़ कीजिए वो 31 जुलाई के बावजूद अगर आ जाती फ़ौज। 31 जुलाई 2009 का जो फ़ैसला है, और उसके बाद में भी फ़ैसले जो आए हैं, और उसके बाद उन्होंने तकारीर में भी कहा है, बड़ा खुल के कहा है कि पाकिस्तान का कोई जज किसी फ़ौजी मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा, ना हल्फ लेगा उसके तहत। अब इस वक्त इसी पे चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दयानतदारी से चीफ़ जस्टिस ये फरमा रहे हैं। मुझे उनके कई फ़ैसलों से, कई इक़दामात से इख्तलाफ हो सकता है, और मैं समझता हूँ है, लेकिन ये 31 जुलाई 2009 का एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें हमें अपनी अदलिया को मुस्तहकम रखना है और इस्तकामत उनके कदमों में देनी है। चाहे सब इस्तकामत दे, इस्तेहकाम दे, अदलिया को मजबूत बनाएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं सारे के सारे लोग कि जब चीफ़ जस्टिस के अपने बेटे का मसला आया तो अदालत के जो मुरवज और मुसलमा उसूल हैं उनको बालाई ताक रखा गया। अभी डॉक्टर अरसलान और मलिक रियाज जो भी एक लैंड डेवलपर है, इनके दरमियान जो पैसों का लेन देन है, ये इसमें जो सुप्रीम कोर्ट एक ख़ास किस्म का रवैया इख्तियार कर रही है, मसलन तहकीकात रोक दी, इंक्वायरी रोक दी, तफ्तीश रोक दी, या यूँ नहीं तो यूँ, क्या इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ये वही है जिसका इंतज़ार आपको? देखें, जब अरसलान इफ्तिखार को चीफ़ जस्टिस ने बुला के और अपने सामने पेश किया, उनको अपने सामने पेश नहीं करना चाहिए था, पर बहरहाल अदालत सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया अपने बेटे को, और फिर उस पे एक स्पेशल बेंच बना दिया। तो मुझे तो बहुत फ़ख्र था इस बात पे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने बेटे को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन चीफ़ जस्टिस के अपने होते हुए डॉक्टर अरसलान और मलिक रियाज का मुकदमा इंसाफ के तकाज़ों को किसी मंजिल तक पहुंच पाएगा? मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत अर्ली है, लेकिन तशवीश इस बात पे ज़रूर है, मुझे भी है और लोगों को भी है, कि अब कहीं अरसलान के हक़ में तवाज़ुन और तराजू ज़्यादा तो नहीं जा रहा और बेजा अंदाज से तो नहीं जा रहा। क्योंकि तफ्तीश जब होती है तो तफ्तीश में कोई फ़ाइनल चीज़ नहीं होती। तफ्तीश एक रिकमेंडेशन होती है। तफ्तीश के बारे में बहुत सारे फ़ैसले हैं आला अदालतों के, कि आला अदालतें तफ्तीश में मदाखलत नहीं करती, इंटरफियर नहीं करती। ये शनाज गुल के 1969 के फ़ैसले से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का एक तसलसल से एक नज़रिया चल रहा है। तो उससे ज़रा ये हट के बात हुई है। और मैं अब पाकिस्तान से सारी ख़बरों का आगाह नहीं हूँ, से यहाँ 2 हफ्ते से मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे ज़रा हैरत हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह लामतनाई तौर पर एक तफ्तीश को, जिसमें अरसलान इफ्तिखार भी मुलव्वस हैं, गलत हैं या सही हैं उसका कतई नज़र इसके, उसको किस तरह उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। तो अब ये कि डबल स्टैंडर्ड्स ही देख रहे हैं, दोहरा मेयार नहीं देख रहे कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो डॉक्टर अरसलान के मामले में इस तरह का नरम रवैया इख्तियार करी, जबकि दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को
एक मुतनाज़ कानून के होने ना होने, फिर उसके ऊपर कंटेम्प्ट, इस तरह का जो सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है, क्या मैं दोबारा वही बात करूँगा, यही वो आज़ाद अदलिया है जिसके लिए आप जेल गए और तहरीक चलाई थी और समझते हैं कि आपकी वकला बरादरी यही चाहती थी? अगर आपका सवाल के मानी ये है कि क्या मुझे कोई अफसोस है, तअस्सुफ़ है मैं ये जानना चाह रहा हूँ तहरीक में हिस्सा लेने के, उसकी सरबराही करने के, उसकी क़यादत करने पे, उसके लिए नज़में लिखने पे और जलसे करने के, और ख़ुद चीफ़ जस्टिस साहब को अदालत में उनकी वकालत करके बहाल कराने के 13 जजेस के सामने रूबरू, और मुशर्रफ की तमाम पेशकशें और अपनी पार्टी की तमाम पेशकशें छोड़ के और इस अदलिया को बहाल कराने में, इन जजों को और ख़ासकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल कराने में अगर मुझे कोई अफसोस है तो ख़त्म नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स विक्ट्री थी, वो पीपल्स विक्ट्री थी, आपकी सियासी साख भी बनी। लेकिन अब जब आपने गिलानी साहब का मुकदमा लड़ा तो कुछ हल्के कह रहे हो, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे कुछ हल्के ही कह रहे हैं कि आपकी सियासी साख बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई क्योंकि आपने एक ऐसे वज़ीर आज़म का दिफा किया जो तौहीन अदालत के जुर्म का मुर्तकिब था। सकलैन साहब, बात यह है कि साख में ज़रूर मैं मानता हूँ लोगों ने मुतनाज़ा करने की कोशिश की और मीडिया के एक सेक्शन ने तो बहुत ही कोशिश की मुझे मुतनाज़ा कुछ बार्स ने भी आप पर पाबंदियाँ आई। बार्स की पाबंदियाँ मुझे इतना फ़िक्रमंद नहीं करती क्योंकि 2-4 बार्स ने जब पाबंदियाँ लगाई तो 20 बार एसोसिएशन ने, हकीकत है, मुझे कहा कि आप हमारे पास आएँ, हम आपके साथ हैं, और मेरी बहुत हौसला अफजाई की। लेकिन मैं तनाज़ा डालना नहीं चाहता था वकला में। पर ये बात मैं आपको ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि मेरी साख मुतनाज़ हुई, मेरी साख कई दफ़ा मुतनाज़ हुई। जिस रोज़ मैंने 16 जून 2008 को, आपको याद होगा, लॉन्ग मार्च हमने की थी, 2-3 लाख लोग, हम सबसे बड़ा मजमा आज तक हम इस्लामाबाद में लेके आए थे वकला, और मैंने उसको डिस्पर्स किया था। जून का महीना तक गर्मी थी और मैंने कहा था धरना आज हम नहीं देंगे, धरने के लिए अगर आना हुआ तो दोबारा आएंगे। ये 2008 की बात है। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ सदर था, आसिफ जरदारी साहब सदर नहीं थे, पर मेरे पे इल्ज़ाम लगे कि आसिफ जरदारी का फ़ोन आ गया, इसने धरना सारा ख़त्म कर दिया। उस दिन भी साख ख़त्म, पर लोग मेरी बात को तस्लीम कर लिया लोगों ने कि धरने का कोई वहाँ ना मौका था। अब दिफाए पाकिस्तान वाले गए हैं, ये नहीं आप समझते कि इस सारे वाक़े से आपकी साख मुतासर ज़्यादा नहीं हुई और सब बेहतर हो जाएगा? उसकी वजह ये है कि मैं बात जो कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ। जब अदलिया मजरूह थी और मजलूम थी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सही थे और मेरी पार्टी भी और मुशर्रफ भी गलत थे, तो मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ डट के खड़ा था, हर चीज़ को हटा के कुर्बान करके डट के। आज जब मैं समझता हूँ कि अदालत तजावज़ करती है, एक वज़ीर आज़म को इस बात पे और इस मामले को करप्शन का केस समझा जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है करप्शन का मामला नहीं है। इल्ज़ाम कोई भी हो, आप आसिफ अली जरदारी पे वो इल्ज़ाम, उसकी सदाकत साबित करना शुरू कर दें जिस रोज़ वो सदर नहीं होंगे, जिस रोज़ तक वो सदर है, वो आइन की इशू आइन का है, फोरम का है, करप्शन का इशू नहीं है। और मुझे कोई तासुफ नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी का केस किया। मुझे करना था, मुझे करना चाहिए था, और आइन और कानून के मुताबिक मैंने बहस की, उनको बताया कि इंटरनेशनल लॉ में बीसियों क्या सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं या हेड्स ऑफ स्टेट को जाक शिराक पे केस चला जब वो हट गया, सरकोजी पे केस चला जब वो हट गया। जब हट जाएंगे आसिफ जरदारी साहब, इस वक्त तक वो किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, आसिफ जरदारी वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, मेरे मुल्क का प्रेसिडेंट है। अब मैं उसको धकेल के एक स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टिगेटिंग मैजिस्ट्रेट के सामने भेज करूं, ना ये सुप्रीम कोर्ट को के लिए मुनासिब है और मुमकिन है, ना ये किसी सियासी जमात के लिए मुनासिब मुमकिन है, ना ये किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए मुनासिब मुमकिन है, ना अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का कल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, निसार अली प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसके लिए भी मुतासिब और मुमकिन नहीं होगा कि सदर पाकिस्तान के को वो एक मैजिस्ट्रेट, स्विस मैजिस्ट्रेट के सामने उसका सरनगू करे।
ये इशू ये था, इशू करप्शन नहीं है। करप्शन के इशू में आप आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, दुनिया के जितने आइन आए हैं उनके मुताबिक, हेड ऑफ स्टेट को अपनी कोर्ट्स के सामने भी इस्तिस्ना है, दुनिया में भी इस्तिस्ना है। जब वो नई सदर रहेंगे, आप ख़त भी लिखिए, 1.5 साल की बात है, आप अपने मुल्क में भी उनको प्रोसिक्यूट कीजिए, मेरी तरफ से बेशक कीजिए।